गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। हम पढ़ने जा रहे हैं 10 जून का करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग शेयर करते रहा करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। आज है 10 जून। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे ऐड हुए हैं और आप कॉपी पेन लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि रिवीजन कैसे करेंगे। तो या तो रिवीजन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को एक बार फिर से फास्ट मोड पर डाल करके देख लीजिए, और या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, मैं इसे भी अच्छा नहीं मानती, मैं सबसे अच्छा ऑप्शन जो मानती हूँ वो मानती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को लिख के बेहतर ढंग से याद कर सकते हैं। तो आप उसे लिखिए ज़रूर, एक बार लिख कर देखिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का एक ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठता है, और जब हम एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्राफ हमारे माइंड में एक बार फिर से क्लिक करता है और हमें याद आ जाता है आंसर। तो आप आंसर पर आसानी से पहुंच सकते हैं लिखने के माध्यम से, तो लिखिए ज़रूर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। पहला क्वेश्चन है कि आपको सही कथन का चयन करना है। इसमें जो पहला कथन दे रखा है वो है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को एक क्षेत्रीय परिषद में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। फिर दूसरा कथन है कि असम के रेंगमा नागाओं ने केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनको पत्र लिखकर केंद्र से एक स्वायत्त जिला परिषद के गठन करने की मांग की है। अब ये दो कथन हमारे सामने हैं। ये मांग हाल ही में उठी है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले तो बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस में आपको दिखा देती हूँ, पहला और दूसरा। केवल पहला और केवल दूसरा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो ऐसा नहीं है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अब एक बार फिर से पढ़ने की से कोशिश करिए। पहला कथन क्या कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्बी आंगलोंग, ये कार्बी आंगलोंग एक स्वायत्त परिषद को एक क्षेत्रीय परिषद में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। ये एक क्षेत्र है कार्बी आंगलोंग, जो कि आप कह सकते हैं कि नागालैंड के आसपास का क्षेत्र है कार्बी आंगलोंग, और यहाँ पर नागालैंड और असम के मध्य में ही ये स्थित है क्षेत्र, और ये एक अलग स्वायत्त परिषद है जिसको अब एक क्षेत्रीय परिषद बनाए जाने की मांग की जा रही है। अब इसके लिए इन लोगों ने क्या किया है कि असम के रेंगमा नागाओं, ये जो रेंगमा पहाड़ी के नाम पर इन लोगों का नाम रेंगमा नागा पड़ा है, तो रेंगमा नागाओं ने केंद्रीय गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह, इनको पत्र लिख करके केंद्र से एक स्वायत्त जिला परिषद गठन करने की मांग की है। तो इसका पीछे मुद्दा मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे ये जो 7 सिस्टर्स जो बोले जाते हैं, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में आपको उग्रवादी संगठन देखने को मिलते हैं। उग्रवादी संगठन ये कुछ किसी ना किसी क्षेत्र की मांग करते रहते हैं, चाहे वो बोडोलैंड की मांग हो या फिर नागालैंड में एक अलग ही नेशन की मांग चल रही हो। तो इस तरीके की मांग हमें आए दिन सुनने को मिलती रहती है, और फिर ये जो संगठन जो बनते हैं ये उग्रवादी स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि इन क्षेत्रों में अफस्पा कानून लागू रहता है, और कई सारे देश भी अफस्पा कानून का विरोध करते हैं कि आप किसी के मानवाधिकारों का हनन नहीं कर सकते, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तो ये जो कानून होते हैं छोटे छोटे, जैसे अफस्पा कानून है, इन सब के बारे में आप पढ़ते रहा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कानून होते हैं ये। तो ये है क्या, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक रेंगमा पहाड़ी थी और जिसमें क्षेत्र बांटा गया था असम और बात करें तो नागालैंड के बीच में, और यहाँ पर जो नागाज रहते थे उनको रेंगमा नागाज कहते थे। ये अब अपने लिए एक स्वायत्त जिला परिषद के गठन की मांग कर रहे हैं ताकि ये अपना शासन अपने हिसाब से चला सकें, और इन्होंने कहा है ये भी कि हम समझौता तभी करेंगे। ये इनका एक उग्रवादी संगठन है कार्बी आंगलोंग का, तो ये एक उग्रवादी संगठन है, और इन्होंने ये भी एक जाहिर किया है कि हम समझौता तभी करेंगे जब हमारे कोई भी ऐसी बात जो हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हम समझौता नहीं करेंगे। अगर सारी बातें हमारे लिए सही हैं तो ही हम समझौता करेंगे। तो सरकार के लिए फ़िलहाल एक बड़ी चुनौती है इन सभी जो उग्रवादी संगठन है इनके साथ समझौता करना, ताकि देश के लिए थोड़ा खतरे को कम किया जा सके, क्योंकि ऐसे संगठनों को कभी भी बढ़ावा दे करके देश के खिलाफ भड़काया जा सकता है। इसीलिए सरकार को इनके साथ तालमेल बिठा करके काम करना पड़ता है। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, आपको याद रखना है इनके बारे में। आगे हम देखते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किन राज्यों से 3 जीआई प्रमाणित किस्मों सहित
आम की 16 किस्मों को बहरीन, कहाँ पर, बहरीन में निर्यात किया जा रहा है। तो ये कौन से 2 राज्य हैं जहाँ से आम के जो 3 ऐसे आम के जीआई टैग वाले आम हैं जिनको बहरीन में भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ 16 और प्रकार की किस्में हैं जिनको भी बहरीन भेजा जा रहा है। तो अब इस समय आम का सीज़न चल रहा है, आप सभी को पता होगा। तो पश्चिम बंगाल और बिहार से, इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल और बिहार। पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 आम की ऐसी किस्में हैं जिनको भेजा जा रहा है बहरीन में। और ये 3 आम की किस्में इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये जीआई टैग प्राप्त किस्में हैं। और जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक उन किस्मों को या उन उत्पादों को दिया जाता है जो कहीं और नहीं पाए जाते और जिन्हें बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिनको संरक्षण देने की ज़रूरत है कह सकते हैं। तो उसके लिए 10 साल का एक किसी भी राज्य को, यहाँ पर भारत की मैं बात कर रही हूँ, तो 10 साल के लिए उनको अधिकार दिया जाता है कि अब ये आपके अंतर्गत है और आपको इसके लिए जीआई टैग दिया जा रहा है। अब ये आपके अंडर काम कर, मतलब आपको इसको विकसित करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार करना है। तो कई सारे जीआई टैग हाल चर्चा में बने रहते हैं, जैसे शाही लीची बिहार की बहुत ही चर्चा में रहती है। गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो शाही लीची लगातार आपको देखने को मिलती ही रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर बहरीन में किस्में भेजी जा रही है पश्चिम बंगाल और बिहार से। अब ये कौन सी है, इनका नाम भी आप सुन लीजिए। इन किस्मों का नाम है खिरसापति, लक्ष्मण भोग। ये पश्चिम बंगाल से भेजे जा रहे हैं। ये आम की किस्में हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि खिरसापति क्या है, तो खिरसापति आम की एक किस्म है जो कि बंगाल का जीआई टैग है। इसके साथ साथ जर्दालू आम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने हज़ारों बार सुना होगा क्योंकि जर्दालू आम और शाही लीची को एक साथ भौगोलिक संकेतक की श्रेणी में रखा गया था। तो जर्दालू आम बिहार का, इनको भौगोलिक सूचक भी बनाया जा चुका है और अब इनको बहरीन में भेजा जा रहा है। तो बहरीन ने मांग की होगी जिसकी वजह से इनको बहरीन में भेजा जा रहा है। कई प्रकार की भारत में ऐसी किस्में होती हैं। अल्फांसो आम बहुत ही फेमस, महाराष्ट्र का अल्फांसो आम, कहा जाता है कि इसमें गुठली नहीं होती है। तो फिलहाल तो कभी खाया नहीं है, लेकिन अगर कभी भविष्य में खाया तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी ये कैसा होता है। तो फिलहाल मेरा तो फेवरेट दशहरी है, आप लोगों का फेवरेट कौन सा है आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पे इनका नाम आपको याद रखना है, खिरसापति लक्ष्मण सेन जो कि पश्चिम बंगाल का है, जर्दालू आम जो कि बिहार का है। इन आमों की ये जो 3 किस्में हैं इनको बहरीन भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ में कुल मिलाकर के 16 किस्में भेजी जा रही हैं। बहरीन की बात करें तो मनामा यहाँ की कैपिटल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु CESL ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बताना है ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको कार्बन न्यूट्रल बनाना है। कार्बन न्यूट्रल अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि क्या होता है, कि धीरे धीरे कार्बन के उत्सर्जन को कम करके 0 तक लेकर के आना, कि अब 0 तक हम कार्बन उत्सर्जन को लेकर के जाएंगे और बिल्कुल ना के बराबर हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे ताकि अपने यहाँ के पर्यावरण को बचाया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोका जा सके। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए CESL ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हमारा हो जाता है लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा और CESL ने इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। CESL जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, इसने लद्दाख में ऐसा किया और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से संघ शासित प्रदेश बना हुआ है जिसमें 2 जिले शामिल हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख में 2 जिले आते हैं, लेह और कारगिल। CESL जो है विद्युत मंत्रालय के तहत एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जिसको EESL बोलते हैं, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, EESL का नाम आपने बहुत सुना है। तो कई जगह आपने जो एक स्कीम चलती है जिसके तहत LED लाइट्स बांटी जाती हैं, वो यही कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसी कंपनी के द्वारा ये जो CFL लाइट्स होती हैं ये बांटी जाती हैं ताकि बिजली पर जो पड़ने वाला भार है उसको कम किया जा सके। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं ये टर्म्स आपको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। तो इन टर्म्स पे ज़्यादा वर्क करना है। हर दिन मैं कोई एक नया टर्म ज़रूर ऐड करती हूँ ताकि उसका मतलब और ये क्यों चर्चा में है वो आपको पता चल सके। तो ऑपरेशन पैंजिया X1
X1V आप कुछ भी कह सकते हैं, XLV कह सकते हैं, ये संबंधित है। ये किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑपरेशन पैंजिया किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है नकली दवाओं व अवैध दवाओं के प्रतिबंध से। नकली दवाओं और अवैध दवाओं के प्रतिबंध से, क्योंकि जितनी दवाएं हमारे लिए लाभदायक होती हैं, सिद्ध होती हैं जब हम बीमार होते हैं, उतनी ही ज़्यादा हानिकारक बन जाती हैं जब वो दवाएं नकली होती हैं, क्योंकि उनमें जो ड्रग्स की मात्रा होती है वो अलग होती है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाती हैं और सस्ते दामों पर मिलती हैं। तो क्या होता है कि इनकी कालाबाजारी बहुत ज़्यादा होने लगती है, लोग इनका आयात और निर्यात करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे नकली दवाओं और अवैध दवाओं के प्रतिबंध से संबंधित है ऑपरेशन पैंजिया XLV। इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके बारे में जो है कि नकली और अवैध दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की बिक्री को लक्षित करते हुए ऑपरेशन पैंजिया XLV के तहत रिकॉर्ड संख्या में नकली ऑनलाइन फार्मेसी को बंद कर दिया गया। अब देखिए कि ऑनलाइन नकली फार्मेसी चल रही थी जो नकली दवाओं को बेच रही थी, खरीद रही थी। तो ये बहुत ही दुखद है कि ऐसी भी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। अभी ये किसके द्वारा किया गया, तो इंटरपोल नाम की जो संस्था है इसके द्वारा समन्वित इस ऑपरेशन में 92 देशों के पुलिस, सीमा शुल्क और स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरणों ने भाग लिया, तब जाकर के इनको कंट्रोल किया जा सका है। तो हर तरीके से जब सभी देश मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करके किसी को भी बैन करने की कोशिश करते हैं, तब कोई भी ऐसा मुद्दा हो उस पर आसानी से पकड़ बनाई जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का ही अगर हम मुद्दा उठाने की कोशिश करें, तो अगर सारे देश एक दूसरे की मदद करना प्रारंभ कर दें तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसको भी रोका जा सकेगा और उससे जो टेरर फंडिंग होती है उसको बंद किया जा सकेगा। और टेरर फंडिंग बंद होते ही टेररिज्म का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है, तो आप कभी विचार करेंगे ऐसा होता क्यों नहीं है, जब किया जा सकता है तो क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि कुछ देश टेरर को बढ़ावा देते हैं। कुछ देश चाहते हैं कि हम खुद को बचाने के लिए दूसरे देशों को नीचे रखेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति को सदैव खराब करते रहेंगे ताकि उन देशों में स्थिरता ही ना बन पाए। और जब स्थिरता नहीं बनेगी तो ऐसी स्थिति में वो देश सदैव अपनी स्थिरता के पीछे लगे रहेंगे और उन्हें कभी विकास करने का मौका मिल ही नहीं पाएगा। तो यही तो पड़ोसी देश भारत में भी करना चाहते हैं, चाहे हम चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें। तो ये देश इसीलिए अस्थिरता फैलाते रहते हैं ताकि भारत इन्हीं मुद्दों पर फोकस्ड रहे कि आतंकवाद से कैसे निपटना है या कैसे करना है, ताकि जो सुविधाएं हैं भारतवासियों को वो दी ही ना जा सकें। तो फिलहाल आपको याद रखना है ऑपरेशन पैंजिया XLV जो संबंधित है वो अवैध दवाओं के बैन, चिकित्सा उत्पादों के बैन से जो नकली अवैध दवा वगैरह बनती हैं इनसे संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस रिफाइनरी में 24,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 24,000 करोड़ का निवेश करेगी गुजरात में। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाता है। गुजरात में करेगी ये निवेश। लगभग 6 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें 24,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विजय रूपाणी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 परियोजनाओं पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें हाइड्रोजन से रिलेटेड एक प्लांट भी शामिल है जिस पर कि इसमें IOC के द्वारा पैसा खर्च किया जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में रणजीत सिंह डिसाले किस बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिए कि रणजीत सिंह डिसाले किस बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने हैं, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे राइट आंसर है। वर्ल्ड बैंक में 12 शैक्षिक सलाहकारों को नियुक्त किया गया है जिसमें से भारत के महाराष्ट्र के रणजीत सिंह डिसाले इनको भी इसमें शामिल किया गया है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि ये महाराष्ट्र के हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात 2020 का जो ग्लोबल टीचर अवार्ड था वो इन्हीं को मिला था। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उसे विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको इसे याद रखना है। रणजीत सिंह डिसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सूर्य ने
एक कृत्रिम सूर्य ने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर चलकर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। भाई ये जो कृत्रिम सूर्य बनाया जा रहा है, ये जो सूर्य है, असली सूर्य है, ये उसके रिकॉर्ड्स को भी तोड़ रहा है कि उससे ज़्यादा एनर्जी डेवलप कर दे रहा है और उससे ज़्यादा एनर्जी बना रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कृत्रिम सूर्य ने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर चलकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये कृत्रिम सूर्य जो है किसकी पहल है? तो पहल है ये चाइना की। ये चाइना द्वारा विकसित किया जा रहा है, लेकिन इसमें और भी कंट्रीज़ मदद कर रही हैं। तो इसमें हमारा भारत भी शामिल है। भारत भी चाइना की यहाँ पे मदद कर रहा है। अगर हम इस स्तर पर देखें तो कृत्रिम सूर्य ने रिकॉर्ड तोड़ा 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि चाइना ही वो पहला देश है जिसने कृत्रिम सूर्य बनाने की कोशिश की है या इस तरीके का कोई प्रयास किया। इससे पहले दक्षिण कोरिया भी ऐसा प्रयास कर चुका है। और दक्षिण कोरिया का सूर्य जो था 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक सूर्य की जो कह सकते हैं जो उसका तापमान है उसको ले जाने में सफल भी हुआ था। तो दक्षिण कोरिया इससे पहले ये ट्राई कर चुका है। लेकिन यहाँ समय की भी है कि यहाँ पर ये काफ़ी देर तक इसी टेम्परेचर पर बना रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चाइना में ऐसा किया गया है। तो कृत्रिम सूर्य चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। अब इस पर लगातार प्रयास जारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो समुद्र को बचाने के लिए, क्योंकि समुद्रों को भी सच में ज़रूरत है बचाने की। जिस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं तेल रिसाव की घटनाएं, उससे वहाँ के वातावरण को, जो समुद्र का जो जैव विविधता है, उस पर बहुत ही असर पड़ता है। तो इसीलिए विश्व ओशियन डे मनाया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कभी, भाई मैं तो समुद्र के किनारे नहीं रहती, लेकिन जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो समुद्र में जाते हैं, वहाँ के आसपास वहाँ रहते हैं, तो वो लोग सनस्क्रीन लगा करके समुद्र में जाते हैं। और वो सनस्क्रीन तक समुद्र को इतनी हानि पहुंचाती है, उसमें जो कोरल रीफ हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, उसमें जो तरह तरह की वनस्पतियां हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, और वो विलुप्त हो रही हैं। तो हमें उनका भी संरक्षण करना है। स्वयं को बचाने के साथ साथ आप दूसरों के बारे में भी सोचिए। अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि पृथ्वी पर जो आखिरी बचा वाइट गैंडा था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, वो मर गया है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो सफ़ेद गैंडे की प्रजाति है, हमने उसे खो दिया है। अब फ़िलहाल 2 मादा गेंडा बची हुई हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो जो मेल गैंडा था उसकी मृत्यु हो गई है। तो अब हम इस प्रजाति को विलुप्त ही समझ सकते हैं कि अब इस प्रजाति का कोई अस्तित्व देखने को आगे हमें नहीं मिलेगा। बहुत प्रयास किए गए, कृत्रिम रूप से भी प्रयास किए गए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका और वो फ़िलहाल मर चुका है। तो इस तरीके से ही देखिए कि कैसे कैसे प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही ये जो पर्यावरण प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये जानवरों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और वो कह तो सकते नहीं है कि वो आपसे तो नहीं कहने आएंगे कि तुम पेड़ क्यों काट रहे हो। तो आपको स्वयं सोचना है और स्वयं उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर हम वर्ल्ड ओशियन डे की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड इसकी थीम थी। पहली बार 2009 में यूएन के द्वारा मनाया गया था। पहली बार 2009 में ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी दर को घटाकर इसने कितना कर दिया है? जीडीपी दर घटाई इसलिए है क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस चल रहे हैं, तो कोविड-19 के कारण इसने जीडीपी दर को घटा दिया है और घटाकर 8.3% कर दिया है। 8.3% कर दिया है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 8.3% घटाकर वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी दर को कर दिया है, जो कि पहले 10.1% के आसपास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई आपको पता है अपने एक्ट 1934 से सभी जितनी भी ये बैंक्स हैं इनको रेगुलेट करने का काम करता है आरबीआई। तो आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया BOB
और इसके साथ साथ में कौन सी ऐसी बैंक है जिस पे मानदंडों के उल्लंघन के लिए 6 करोड़ रुपए का, मतलब दोनों पर कुल मिला के 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया है। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पर कुछ दिन पहले भी जुर्माना लगा था। ये बैंक्स क्या होती हैं कि आरबीआई जो नियम बनाती है उनके अनुसार नहीं चलती हैं, तो आरबीआई आप कह सकते हैं कि मजबूरन इन बैंक्स पर जुर्माना लगाती है, या फिर इनका कई बार तो ऐसी भी नौबत आ जाती है कि आरबीआई इनका लाइसेंस रद्द कर देती है। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी एक्ट 1934 के द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।